चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिजिड बॉडीज के बारे में। तो रिजिड बॉडीज क्या हैं? रिजिड बॉडीज वो हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन मोशन के दौरान नहीं बदलता। यानी अगर हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर अगर रोल कर रहा है या ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का रिलेटिव सेपरेशन नहीं बदलने वाला। ये है रिजिड बॉडी, यानी उसकी शेप बिल्कुल फिक्स है। देयर कैन नॉट बी एनी चेंज इन द शेप। बच्चों, बात ऐसी है कि रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी एक इमेजिनरी चीज है। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो परफेक्टली रिजिड नहीं है। जैसे ये पेन, तो ये पेन परफेक्टली रिजिड नहीं है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दबाऊं तो ये टर्न हो रहा है। ये दीवार भी परफेक्टली रिजिड नहीं है, ये बोर्ड भी परफेक्टली रिजिड नहीं है। जितनी भी चीजें हैं, इवन सड़क भी परफेक्टली रिजिड नहीं है, पत्थर भी परफेक्टली रिजिड नहीं है, स्टील भी परफेक्टली रिजिड नहीं है। तो ये परफेक्टली रिजिड नहीं है। जैसे आप कुर्सी पे बैठते हो तो कुर्सी थोड़ी डिप्रेस हो जाती है, जैसे आप किसी फ्लोर पे आते हो तो फ्लोर थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। तो ये जो हमने रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी पढ़ी थी वो एक इमेजिनरी चीज है। प्रैक्टिकली चीजें रिजिड नहीं है। प्रैक्टिकली चीजें, जैसे एक सरिया है, तो सरिये को अगर आप उठाएंगे तो सरिया ये आर्क शेप ले लेगा, उसके बाद फिर आप उसको गिरा देंगे तो फिर से सीधा हो जाएगा। तो बेसिकली वो रिजिड नहीं है, उसके अंदर इलास्टिसिटी है। तो अगर आप पूछें, अगर कोई पूछे आपसे कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो बच्चों, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ सॉलिड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएं, उसकी शेप, उसकी लेंथ या उसके वॉल्यूम को बदलने के लिए, तो उस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। हमने उसको डिफॉर्म कर दिया। डिफॉर्म करने के बाद जैसे ही हमने उस पे से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, तो अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेती है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बताता हूं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दीजिए, तो अगर बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेती है तो उसका ये गुण, उसकी ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है। तो कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल किसे कहेंगे, तो मैं बताता हूं कि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल हम उसे कहेंगे कि जो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली रीगेन कर ले आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, और इमीडिएटली रीगेन कर ले। If a body regains its original configuration immediately and completely after the removal of deforming force, then this body is called perfectly elastic body. कौन सी बॉडी है परफेक्टली इलास्टिक? क्या कोई ऐसी बॉडी है जो परफेक्टली इलास्टिक हो? द आंसर इज नो, देयर इज नो बॉडी विच इज परफेक्टली इलास्टिक। पर कुछ बॉडीज ऐसी तो होंगी जिनका बिहेवियर परफेक्टली इलास्टिक के क्लोज है। यस, देयर आर। जैसे एक क्वार्ट्ज है, एक फॉस्फर ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज, their behavior is very much close to elastic. Okay students, phosphor bronze is, these two materials are found to be very close to elastic. They are not perfectly elastic, but their behavior is very close to perfectly elastic. Now we come to plasticity. What is plasticity? It is opposite to the elasticity, means it is the property of a body by virtue of which it does not regain its original configuration after the removal of deforming force. यानी कि उसको मोल्ड करना आसान है, उसको आप एक शेप बदल दीजिए, वो जैसी आपने बदली वैसी रह जाएगी। That is plasticity. क्लियर? तो अब कोई पूछे आपसे कि परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल क्या है, तो आप कहेंगे कि there is nothing which is perfectly plastic. बट अगर आप देखें मिट्टी को, गीली मिट्टी, तो गीली मिट्टी जो है उसको अगर आपने शेप दे दी,
तो बच्चे खिलौने बनाते हैं गीली मिट्टी के, जैसे पहले जमाने में तो बर्तन बनते ही थे, घड़ा गीली मिट्टी का बनता था, चिकनी मिट्टी का। तो वो एक बार बना दिया तो वो वापस वैसा अपने आप ही वैसा थोड़े ना होता है, वो बन गया तो बन गया एक बार। तो जो चिकनी मिट्टी है ना, वो काफी हद तक परफेक्टली प्लास्टिक है। फिर एक पुट्टी होती है, वॉल पुट्टी, जो पेंट करते वक्त लगाई जाती है पेंट से पहले, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली यू कैन से प्लास्टिक, नॉट परफेक्टली, इट इज वेरी क्लोज टू परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। एक वैक्स है, पैराफिन वैक्स। सो आई एम सेइंग वॉल पुट्टी and paraffin wax are the material whose behavior is very close to plastic, perfectly plastic, right? Close to perfectly plastic, not perfectly plastic. Clear? है क्या perfectly plastic? A perfectly plastic body is that which never regain its original configuration. If you deform it slightly, it will permanently get deformed. Is that okay? तो जाहिर सी बात है कि ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है। जैसे मान लो ये पेन ही है, तो इस पेन को अगर मैं यहां से दबा रहा हूं तो इसकी शेप बदल रही है, होपफुली यू कैन सी इट। बट ये जैसे यहां से उठा रहा हूं तो ये हिल रहा है, बट ये वापस आ जा रहा है। तो ये बना हुआ तो प्लास्टिक का है, बट ये तो आ जा रहा है ना वापस। तो मतलब जिस सब्सटेंस का नाम प्लास्टिक है वो भी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है। इज दैट ओके? तो उम्मीद है आप समझे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा ये करते क्यों हैं, तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, देखिएगा। तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए यहां पे हमने लिया है U, जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे हमने लिया है R, जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। अब दुनिया का कोई भी सिस्टम अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन पर रहना चाहता है। जैसे मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा, मैं एक स्ट्रेच स्प्रिंग को छोड़ दूं तो वो रिलैक्स होने के लिए तरफ जाएगा, मैं एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग को छोड़ दूं तो वो भी रिलैक्स होने की तरफ जाएगा, मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को छोड़ दूं तो वो दूर जाएंगे, मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ दूं तो वो पास आएंगे। तो ऐसा क्यों है कि यही इनका बिहेवियर है? बिकॉज एवरी सिस्टम हैज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी सॉलिड में, अगर वो सॉलिड हमने देख रहे हैं हम उसको रूम टेम्परेचर पे, तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड है उस टेम्परेचर पे उसके मॉलिक्यूल ऐसा चाहेंगे कि मॉलिक्यूल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। कुछ समझे? तो सभी मॉलिक्यूल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे होंगे। अब अगर मैं उसको धक्का दे रहा हूं मॉलिक्यूल्स को, मतलब मैं कंप्रेस कर रहा हूं और छोड़ रहा हूं, तो फिर मॉलिक्यूल अपनी नेचुरल लेंथ पे आ रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे को फिर से पुश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे हो गया जैसे एक स्प्रिंग को आप दबा रहे हो, तो दबाने के बाद जैसे ही छोड़ देते हो तो वो अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तभी तो वो वापस आ रहा है घटाने के लिए। अगर आप उसको खींच के छोड़ देते हो तब भी उसकी मॉलिक्यूल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो जिस तरह से एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी खींचने पे बढ़ जाती है, दबाने पे भी बढ़ जाती है, तो ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूलों की पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल को एक खास सेपरेशन से पास लाने पे भी बढ़ती है और दूर ले जाने पे भी बढ़ती है। यानी अगर मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी का मैं ग्राफ देखूं तो डेफिनेटली कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो ये वो डिस्टेंस है कि जिस डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। मान लीजिए ये यू मिन है, दिस इज यू मिन, और ये है वो डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का नाम हमने रखा है आर नॉट, तो लेट अस रिप्रेजेंट इट हियर। तो जब मॉलिक्यूल आर नॉट डिस्टेंस पर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, स्प्रिंग की तरह से। अब आप कहेंगे सर आपने इसको पॉजिटिव में क्यों नहीं ले गए? क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो की तरफ जानी चाहिए। मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो गया तो दे आर नॉट इंटरेक्टिंग, सो देयर इज नो इंटरेक्शन, सो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। बट यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर मैंने मॉलिक्यूल्स को दूर करने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं मॉलिक्यूल को दूर करने की कोशिश करता हूं तो जो नया सेपरेशन आर है उस पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैं जैसे ही इसको रिलीज करूंगा तो मॉलिक्यूल पास आएंगे और इसी एनर्जी पे रुकना चाहेंगे। ऐसे ही अगर मैं सेपरेशन को कम कर दूं, मान लीजिए मैं सेपरेशन को आर डैश कर देता हूं, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी को जब रिलीज करेंगे
तो मॉलिक्यूल दूर जाना चाहेंगे। तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है वो कुछ इसी तरह का होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस कर्व की मतलब इसका कोई फार्मूला भी है क्या? तो जवाब है कि इसका कोई फार्मूला है नहीं एक्चुअली, बट हम एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला बना सकते हैं, a by r raised to the power 12 माइनस b by r raised to the power 6। तो अब आप कहेंगे कि सर ये याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने की ट्रिक ये है बच्चों कि जैसे जैसे हम r को स्मॉल करेंगे तो टर्म पॉजिटिव होनी है, तो पॉजिटिव की पावर ज्यादा होनी चाहिए। क्या ये एग्जैक्ट फार्मूला है? नो, इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस कर्व। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि ये है पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी आर नॉट बताइए, आर नॉट क्या होगा? असल में हम ए और बी की टर्म में आर नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्या रूल है? तो रूल ये है बच्चों कि मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो फोर्स है वो आपस में रिलेटेड है। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ये आपने पढ़ा ही होगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो अगर मैं यहां पे du बाई डी आर कैलकुलेट करूं, du बाई डी आर, तो आप ध्यान दीजिएगा r की पावर माइनस 12 का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 12a डिवाइडेड बाई r रेज टू द पावर 13। r रेज टू द पावर माइनस 6 का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 6b, एक माइनस पहले से है तो प्लस 6b बाई r रेज टू द पावर 7। नाउ पुटिंग du बाई डी आर इक्वल्स टू 0, हमें मिलेगा माइनस 12a बाई r रेज टू द पावर 13 इज इक्वल टू माइनस 6b बाई r रेज टू द पावर 7। इज इट फाइन? सो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और जो चीज हमें मिली वो है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, मतलब 6 से कैंसिल कर देंगे, माइनस से कैंसिल कर देंगे। r रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 6, r रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2a बाई b, एंड दिस गिव्स मी, असल में क्योंकि हमने du बाई डी आर को 0 पुट किया तो ये r एक्चुअली r नॉट है। सो दिस गिव्स मी r नॉट इज इक्वल टू 2a बाई b टू द पावर 1 बाई 6। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। आप कहेंगे कि सर क्या एग्जाम में यही फार्मूला आएगा? जरूरी नहीं है। मान लीजिए एग्जामिनर ने कुछ और अप्रोक्सीमेशन कर दिया, यहाँ पे पावर 8 कर दी, यहाँ पे पावर 4 कर दी, या कुछ और, यहाँ पे 18 कर दी, यहाँ पे 9 कर दी, या कुछ और, जैसा भी होगा आपको du बाई डी आर को 0 पुट करके r नॉट की वैल्यू निकालनी होगी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। इज इट फाइन? अब सुनिए, ये जो ग्राफ था बच्चों, ये था पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। तो अगर हमें फोर्स का ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा? तो देखिए मैं आपको समझाता हूं पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स का ग्राफ कैसे निकालते हैं। देखिएगा, थोड़ा छोटा बना देता हूं ताकि आपको समझ आए। देखिए, ये है मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ओके। ये है यू मिन, मतलब आर नॉट। अब आर नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक डॉटेड लाइन बना दीजिए, ये एफ का ग्राफ हो जाएगा, ये यू का है और ये एफ वर्सेस आर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ du बाई डी आर पॉजिटिव। अब du बाई डी आर अगर पॉजिटिव है तो f नेगेटिव होगा, मतलब इस पॉइंट से आगे आगे f नेगेटिव होगा। अगर मैं यहां से 0 से r की तरफ आ रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज डिक्रीजिंग, सो du बाई डी आर नेगेटिव होने का मतलब f पॉजिटिव होगा। यहां पे स्लोप जो है वो 0 है, यानी f यहां पे 0 होगा। तो बच्चों नाउ इट इज क्लियर कि फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ कैसा होगा। तो देखिएगा, यहां पे फोर्स पॉजिटिव है, यहां पे 0 है, अब फोर्स नेगेटिव हो गया, लेकिन जैसे जैसे r इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो फोर्स 0 होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये ग्राफ पलटेगा और ऐसे जाएगा 0 की तरफ। कुछ समझे बच्चों? सो दिस इज द सेपरेशन आर नॉट व्हेन मॉलिक्यूल्स हैव 0 इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन देम। हालांकि ये थोड़ा सा इसमें पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल रुके नहीं होते हैं, रूम टेम्परेचर पे वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो ये एवरेज सेपरेशन रहती है।
तो मॉलिक्यूल जो है, जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत लो टेम्परेचर की बात है और मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही स्लो डाउन है, रूम टेम्परेचर पे ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल विल बी वाइब्रेटिंग, तो फोर्स जो है, डिस्टेंस जो है वो आर नॉट फिक्स नहीं होगी, कम ज्यादा होती रहेगी। क्लियर है? तो बच्चों अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि आप इमेजिन कर लो कि टेम्परेचर काफी कम कर दिया गया है, वाइब्रेशन ऑलमोस्ट सीज हो गया है। अब आपने उस सॉलिड को दबाया तो मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन आपने R0 से कम कर दी, तो जो फोर्स है वो पॉजिटिव फोर्स है। अब पॉजिटिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो रिपल्शन हुआ मॉलिक्यूल्स के बीच में और जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो बॉडी अपनी नेचुरल पोजीशन पे आएगी। ऐसे ही अगर आप यहां पे क्या कहते हैं किसी वायर को या किसी रॉड को स्ट्रेच करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो R0 से बड़ा हो जाएगा, तो बड़े सेपरेशन पे फोर्स जो है वो नेगेटिव आया। नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के चलते मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। अब इसका एक मॉडल है बच्चों, तो क्या मॉडल है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मतलब ये मॉडल है, इट्स नॉट एग्जैक्ट। तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, 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 ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल्स एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। ओके, मतलब ऑल्दो देयर इज नो स्प्रिंग बट इमेजिनरी स्प्रिंग। ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, यहां पे हमें ऐसे बनाना होगा ताकि ये रेड बाहर की तरफ दिखे और ये हम ब्लू को दोबारा से कर देते हैं ताकि ब्लू हमारा बाहर की तरफ दिखे, ये पीछे की तरफ दिखे। इज इट फाइन? तो यहीं पे खत्म नहीं होता है, यहां पे और भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये स्प्रिंग से जुड़े होंगे, 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 ये भी स्प्रिंग से जुड़े होंगे, ये भी जुड़े होंगे, ये भी किसी से जुड़े होंगे, ये भी जुड़े होंगे, ये भी जुड़े होंगे, इधर ऊपर भी जुड़े होंगे और ये ऊपर भी जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, मतलब इट्स ए चेन। और वो चेन अब जब मैं बनाऊंगा थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इस क्यूब पे कंसंट्रेट करो। तो अगर मैं इसको ऐसे पिचका दूं तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं पास आ जाएंगे और रिपेल करेंगे। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो भी रिपेल करेंगे, इवन अगर मैं इन दोनों को स्ट्रेच कर दूं तो भी अट्रैक्शन डेवलप होंगे। तो ये मॉडल है जस्ट टू अंडरस्टैंड। हकीकत में कोई स्प्रिंग नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, हकीकत में उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वंडरवाल फोर्सेस, ये वाले फोर्सेस जो कि पास आने पे रिपल्शन और दूर जाने पे अट्रैक्शन। तो ये इज दैट ओके? तो स्प्रिंग में भी तो यही होता है, पास आने पे वो पुश करता है और दूर जाने पे पुल करता है। सो दिस इज द मॉडल टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आप नोट कीजिए।